हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स लिटरेचर। आज हम लेके आए हैं एक ज़बरदस्त जर्नी, एक ऐसे दौर की कहानी जिसमें पुरानी सोच को तोड़ा गया और नए विचारों का जन्म हुआ। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेनेसा। सबसे पहले बात करते हैं रेनेसा का मतलब क्या होता है। रेनेसा एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ यानी पुनर्जन्म। लेकिन ये पुनर्जन्म किसी शहर का नहीं, ये था सोच का, कला का और ज्ञान का। ये दौर था एंशियंट ग्रीस और रोम की क्लासिकल नॉलेज को दोबारा जीवित करने का। यह मोमेंट शुरू हुआ इटली में 14th सेंचुरी के आसपास और धीरे धीरे ये पूरी यूरोप में फैल गया। जब रेनेसा ने इंग्लैंड का दरवाज़ा खटखटाया, तब हम 15th सेंचुरी के एंड और 16th सेंचुरी की शुरुआत में थे और फिर शुरू हुआ एक नया युग, अ टाइम ऑफ एक्सप्लोरेशन, इन्वेंशन एंड डीप इंट्रोस्पेक्शन। अब समझते हैं कि रेनेसा ने क्या बदला। मिडाइवल एज यानी जो दौर रेनेसा का पहला था, उसमें रिलीजन सबसे ऊपर था। हर चीज़ का जवाब था गॉड की मर्जी। आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सब कुछ रिलीजियस बिलीव के अंडर था। पर रेनेसा ने कहा, रुको ज़रा, सोचो ज़रा। ये दौर था जब इंसान अपने आप को समझने लगा। ये दौर था जब साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। ये दौर था जब ह्यूमन माइंड को सेंटर स्टेज पर लाया गया। इस दौर की सबसे बड़ी आइडियोलॉजी थी ह्यूमैनिज्म, यानी इंसान के पोटेंशियल पर विश्वास। रेनेसा राइटर्स और थिंकर्स ने कहा, हमें भी सोच समझ सकते हैं, हम भी सोचिए और सोच समझ सकते हैं। हमें सिर्फ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार करने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमैनिज्म ने इनकरेज किया क्यूरोसिटी, क्वेश्चनिंग और रीजनिंग। इस दौर में आए कोपरनिकस जैसे कोपरनिकस आए और बोला कि अर्थ नहीं, सन है यूनिवर्स का सेंटर। गलीलियो ने टेलीस्कोप से सितारों को देखा और साइंस को रिलीजन के कन्फ्रंट कर दिया। मेडिकल साइंस और आर्किटेक्चर, पेंटिंग सब ने नए रूप ले लिया था। आर्ट रियलिस्टिक होने लगा, लिटरेचर में ह्यूमन इमोशंस की गहराई आई और साइंस ने नए एक्सपेरिमेंट्स के रास्ते खोले। इन सब चीज़ों ने एक नई सोच को जन्म दिया जो कि मॉडर्न वर्ल्ड का फाउंडेशन बन गया। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टू रेनेसा की शुरुआती पड़ाव का, एक दौर जिसमें दुनिया को नए अंदाज में देखना सिखाया। अगले पार्ट में हम रेनेसा के और कुछ एस्पेक्ट्स को देखते हैं। अब हम बात करेंगे रेनेसा के इम्पैक्ट अलग अलग फील्ड्स में कैसे पड़ा, लिटरेचर से लेके साइंस, आर्ट और फिलोसफी तक। तो अभी देखते हैं लिटरेचर पे उसका कैसे नए थीम्स और जेनर स्टाइल्स का बर्थ हुआ। मिडाइवल ज़माने के रिलीजियस और मोरालिस्टिक लिखाई से हटकर रेनेसा लिटरेचर ह्यूमन एक्सपीरियंस पे फोकस करता है, जैसे प्यार, पावर, गिल्ट, एम्बिशन और ट्रेजेडी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ इंसान की इमोशंस और साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की गई। शेक्सपियर ने ह्यूमन इमोशंस का डीपेस्ट एक्सप्लोरेशन किया। हैमलेट, मैकबेथ और थेलो जैसे प्लेज में उन्होंने ये सब ह्यूमन इमोशंस को दिखा के उनका प्लेज लिखे थे। न्यू फॉर्म्स आए जैसे कि सोनेट्स, सर थॉमस वर्ट और शेक्सपियर ने सोनेट्स को फर्स्ट इंट्रोड्यूस यूज़ किया था। ब्लैंक वर्स यूज़ हुआ जैसे कि मार्लो और शेक्सपियर ने किया। एपिक पोएम जैसे द फेरी क्वीन बाय एडवर्ड स्पेंसर भी लिखी गई। ड्रामा और पोइट्री दोनों में रियलिज्म और कॉम्प्लेक्सिटीज दिखने लगा। अब लिखने वाले सिर्फ देवताओं की नहीं, इंसान की कहानियाँ लिखने लगे थे। मतलब रेनेसा के जो एस्पेक्ट्स है, मिडिल इंग्लिश को और ओल्ड इंग्लिश को छोड़कर हम ग्रीक और रोमन उनसे इन्फ्लुएंस होके वो ओल्ड लिटरेचर को लाके अभी ये लोग ना सिर्फ गॉड और रिलीजियस पे ही नहीं बल्कि ह्यूमन के ऊपर भी लिखने लगे और ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर भी लिखने लगे। अब देखते हैं रेनेसा आर्ट एक रिवॉल्यूशन था और ये हम रेनेसा का आर्ट पर कैसे इन्फ्लुएंस हुआ उसको हम देखेंगे। जहाँ ये जो रेनेसा आर्ट एक रिवॉल्यूशन था, जहाँ पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स में रियलिटी, डेप्थ और मूवमेंट्स दिखाई देने लगी। पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल हुआ 3D इमेजरी बनाने के लिए। ह्यूमन बॉडी को नेचुरलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया, जैसे लियोनार्डो दा विंसी का विट्रुवियन मान या माइकल एंजेलो का डेविड। मोनालिसा भी हो सकता है लियोनार्डो दा विंसी का। फिर आता है नेचर, ब्यूटी और क्लासिकल माइथोलॉजी के सीन्स पॉपुलर हो गए थे। अब कैनवस पे ज़िंदगी नज़र आने लगी थी। साइंस पे कैसे इम्पैक्ट था, साइंस भी रेनेसा में एक नई दिशा में बढ़ा। पहले जहाँ सब कुछ चर्च के कहने पे होता था, अब लोग यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे थे एविडेंस के ज़रिए।
कोपरनिकस ने कहा कि सूरज और नहीं धरती सेंटर में है। सूरज ना धरती के सेंटर पे है। इसको हम हेलियोसेंट्रलिज्म कहते हैं। यस, इसको हम सेंट्रलिज्म कहते हैं, ये कोपरनिकस की थ्योरी को। और ये वाला थ्योरी सामने आया, बट चर्च ने दबाने की कोशिश की। उसके बाद गैलीलियो ने टेलीस्कोप से कॉन्फर्म किया कि उनके साइंटिफिक मेथड को प्रमोट किया कि हाँ, सही में कोपरनिकस की जो थ्योरी है हेलियोसेंट्रलिज्म का, वो ठीक ही है, वो ठीक ही बोल रहा था बोल के। फॉर मेडिकल एडवांसमेंट में एनाटॉमी का स्टडी, सर्जरीज और डिजीजेस अंडरस्टैंडिंग में प्रोग्रेस होने लगा, और प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू साइंटिफिक नॉलेज और रिसर्च इजीली स्प्रेड होने लगी। ये था उस समय का साइंटिफिक अवेकनिंग, एक नई सोच की रोशनी। फिलॉसफी में कैसे इम्पैक्ट हुआ? फिलॉसफी में भी एक बड़ी तब्दीली आई। मतलब पहले जहाँ सब कुछ डिवाइन विल पे बेस्ड होता था, अब फोकस गया इंसान के ऊपर, उसकी समझ, उसकी फीलिंग्स, उसके डिसीजंस पे। और ह्यूमैनिज्म आया, इंसान के पोटेंशियल, डिग्निटी और रीज़न पे विश्वास आया। ग्रीक और रोमन फिलोसोफर्स के टेक्स्ट को दोबारा पढ़ा गया, उनसे इंस्पायर होकर नए आइडियाज़ आए। इंडिविजुअलिज्म, क्रिटिकल थिंकिंग और फ्रीडम ऑफ थॉट प्रमोट होने लगा। इंसान अब खुद अपनी कहानी का हीरो बन गया था। तो ये था रेनेसा का एक छोटा सा झलक, किस तरह उसने कला, ज्ञान और सोचने का तरीका बदल दिया। अब हम देखेंगे उसके और एक एस्पेक्ट को। अब हम बात करेंगे कि रेनेसा इंग्लैंड में कैसे बिगन हुआ, उसका इंग्लैंड में बर्थ कैसे हुआ। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि इटाली में तो 14th सेंचुरी में रेनेसा शुरू हो गया, पर इंग्लैंड में क्यों डिले हुआ? वेल, उस वक्त इंग्लैंड में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वार्स जैसे वार्स ऑफ द रोजेस और रिलीजियस कन्वर्सेशन चल रहा था। इस वजह से नए विचार और क्लासिकल नॉलेज का इन्फ्लक्स स्लो हो गया। इटली में फ्लोरेंस जैसे सिटीज़ वेर बूमिंग विद आर्ट एंड आइडियाज़, बट इंग्लैंड वॉज स्टिल स्टक इन मिडाइवल स्ट्रक्चर्स। फिडवलिज्म, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी और चर्च डोमिनेटेड थिंकिंग था। पर एक बड़ा बंदा आया जिसने पूरा गेम बदल दिया, विलियम किंगस्टन। 1476 में उसने प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस किया इंग्लैंड में। अब सोचिए, उससे पहले हर किताब हाथ से लिखी जाती थी, एक्सपेंसिव, रेयर और लिमिटेड लोगों के लिए होता था। पर प्रिंटिंग प्रेस के आने से बुक्स सस्ती हो गई, नॉलेज ज़्यादा लोगों तक पहुंची, क्लासिकल टेक्स्ट जैसे कि प्लाटो, अरिस्टोटल वाइडली अवेलेबल हो गए। ये सीधा रेनेसा विचारों का गेटवे बना। For English minds, knowledge was democratizing, and ये जो नॉलेज का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, और इंग्लैंड में रेनेसा के बीच ये जो सीड ना बुए बुए फिर आया 16th सेंचुरी का टर्निंग पॉइंट, द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। यूरोप में मार्टिन लूथर ने चर्च की मोनोपोली को चैलेंज किया, और इंग्लैंड में किंग हेनरी 8 ने पूरा चर्च तोड़ दिया। हाँ, पूरा जो चर्च ही तोड़ दिया था। क्या हुआ था? हेनरी वांटेड टू डिवोर्स हिज वाइफ, बट पॉप ने मना किया। हेनरी ने कहा टू हेल विद द पॉप एंड क्रिएटेड द चर्च ऑफ इंग्लैंड। इस रिवलियन से क्या हुआ? चर्च का कंट्रोल वीक हुआ, फ्रीडम ऑफ थॉट ग्रो हुआ, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी से दूर होकर क्रिटिकल थिंकिंग और इंडिविजुअल जजमेंट को प्रमोट किया गया। एक तरह से देखा जाए तो हेनरी 8 ने एक इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन इग्नाइट कर दिया, जिसका लिटरेरी और फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट ह्यूज था। अब हम आते हैं उस युग पर जहां इंग्लिश रेनेसा फुल्ली ब्लूम हुआ, द एलिजाबेथन एज। क्वीन एलिजाबेथ वन एक स्ट्रॉन्ग विजनरी रूलर, जिन्होंने आर्ट्स और थिएटर को स्पॉन्सर किया, एक्सप्लोरेशन को एनकरेज किया जैसे सर फ्रांसिस ड्रेक को, और पीस और स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश की। इतनी पावरफुल क्वीन थी ये। उसके समय में ही ऐसे महान राइटर्स आए जैसे विलियम शेक्सपियर, जो ह्यूमन इमोशंस और पॉलिटिक्स को स्टेज पर लाए। क्रिस्टोफर मार्लो, जिन्होंने ब्लैंक वर्स में बोल्ड ट्रैजिक कैरेक्टर्स क्रिएट किए। स्पेंसर, सिडनी, बैकॉन सब एलिजाबेथन के समय में ही लिखने लगे। एलिजाबेथ के पैट्रोनेज ने
लिटरेचर को एक एक प्राइड बनाया, और तभी तो इस पीरियड को कहा जाता है द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इतने सारे वर्क्स थे, इतने, इधर ड्रामा था, ट्रेजेडी था, ड्रामा में ट्रेजेडी जैसे वर्क्स आए, ट्रेजिक कॉमेडी आए, और थिएटर्स खुले जहाँ पे ऑफिशियली ड्रामा को प्रमोट किया गया, प्लेस को प्रमोट किया गया, इतने बड़े बड़े राइटर्स आए। इसीलिए एलिजाबेथन एज को द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। इंग्लैंड में रेनेसा आया लेट, बट जब आया तो उसने एक कल्चरल एक्सप्लोशन क्रिएट किया। एक तरफ प्रिंटिंग प्रेस ने नॉलेज किया, पूरा स्प्रेड किया, दूसरी तरफ रिफॉर्मेशन ने रिलीजन के जो जॉब से आज़ादी दी, उनके उधर से ना फ्रीडम दी। रिफॉर्मेशन ने रिलीजन के वो जो बाउंड होके थे रिलीजन के अंडर, उससे थोड़ा आज़ादी मिली, लोगों को फ्रीडम मिली, और एलिजाबेथ ने उस फ्रीडम को आर्ट और इमेजिनेशन में कन्वर्ट कर दिया। यही तो है रेनेसा की असली शान, रीबर्थ नॉट जस्ट फॉर नॉलेज बट अ विजन। और अभी हम देखेंगे अगले पार्ट में रेनेसा का क्या है की फीचर्स, एक ऐसी एज जिसने लिटरेचर का पूरा फेस ही बदल दिया। सो अभी देखते हैं हम ह्यूमनिज्म और लिटरेचर का नया एक फीचर। सबसे पहले और सबसे बड़ा फीचर था ह्यूमनिज्म। रेनेसा के पहले लिटरेचर का ज़्यादा फोकस होता था रिलीजन और डिवाइन अथॉरिटी पर, लेकिन रेनेसा ने इंसान को सेंटर बनाकर रख दिया था। ये एज कह रही थी इंसान भी सोचता है, महसूस करता है और खुद अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। इमोशंस, लॉजिक, एक्सपीरियंस, एम्बिशन, सब कुछ लिटरेचर में रिफ्लेक्ट होने लगा। शेक्सपियर के प्लेस में आप देख सकते हो हैमलेट की गिल्ट और मैकबेथ का एम्बिशन, ओथेलो का जेलेसी, सब कुछ एक ह्यूमन लेंस से दिखाया गया। ये ह्यूमन इमोशंस ही लिटरेचर को रियल और रिलेटेबल और टाइमलेस बनाते हैं। फिर रेनेसा राइटर्स ने एंशियंट ग्रीस और रोम के लिटरेचर को दोबारा डिस्कवर किया। उन्होंने प्लेटो, अरिस्टोटल, वर्जिल जैसे स्कॉलर्स को पढ़ा और उनसे इन्फ्लुएंस लिया अपने राइटिंग में। क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस में क्लासिकल ट्रेजेडी का एलिमेंट्स दिखते हैं। एडमंड स्पेंसर का द फेरी क्वीन एक क्लासिकल एपिक स्टाइल में लिखा गया था, पर एक इंग्लिश टच के साथ। यह रिवाइवल सिर्फ कॉपी करना नहीं था, राइटर्स ने क्लासिकल फॉर्म्स को नए थीम्स और कॉन्टेम्पररी रिलेवेंस के साथ मिक्स किया। अब बात करते हैं उन नए स्टाइल्स और फॉर्म्स की जो रेनेसा ने दिया। द सोनेट, 14 लाइन्स ऑफ पैशन। सर थॉमस वर्ट ने सोनेट को इटाली से इंग्लैंड इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, सर थॉमस वर्ट ने सोनेट को इटाली से इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया। फिर आए विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने इस फॉर्म को परफेक्शन तक ले गया, और उनके सोनेट्स लव, टाइम, ब्यूटी, जेलसी, इवन डेथ हर इमोशन को छूते हैं। जैसे उनका फेमस सोनेट सल आई कंपेयर टू दी टू अ समर स्टे, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। क्या बात है यार, ये सब था। और उसके बाद आता है ब्लैंक वर्स, जब कविता में राइमिंग नहीं होती थी। अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, सिंपल वर्ड्स में बोले तो एक रिदिम होती है लेकिन राइम नहीं होता। रिदिम होता है पर राइम नहीं होता। इस स्टाइल का यूज़ मार्लो ने शुरू किया और शेक्सपियर ने उसमें जान डाल दी थी। यही स्टाइल उनके ड्रामेटिक डायलॉग्स को नेचुरल बनाता था, जैसे लोग सच में बात कर रहे हो। फिर आता है ड्रामेटिक मोनोलॉग और सॉलिक्यू कैरेक्टर्स इनकी जो अंदर की आवाज़ को सुनाई देता है। तो कैरेक्टर्स की अंदर की आवाज़ को ये याद रखो, सॉलिलोक्यू है। ऐसे सीन्स जहाँ कैरेक्टर अपने मन की बात डायरेक्टली ऑडियंस को बताता है, इसको हम बोलते हैं सॉलिलोक्यू या फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग। हैमलेट का टू बी और टू बी नॉट टू बी और नॉट टू बी वाला जो सॉलिक्यू है, एक क्लासिकल एग्जाम्पल है फॉर बीइंग अ सॉलिलोक्यू। इसमें हमें कैरेक्टर्स की इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स और साइकोलॉजी को समझने का मौका मिलता है। ये स्टाइल ड्रामा को डीपर और ज़्यादा पर्सनल बना देता है। रेनेसा लिटरेचर ने सिर्फ नए आइडियाज़ नहीं लाए, बल्कि नए स्टाइल्स, नए फॉर्म्स और एक नई सोच भी लाए। ये एक ऐसा समय था जहाँ लिटरेचर डिवाइन से इंसान तक शिफ्ट हुआ और हर इंसान के अंदर की कहानी, उसके इमोशंस और उसके डिसीजंस को एक्सप्लोर किया गया। तो कौन कौन से नए इन्वेंशंस थे, जैसे कि लिटरेरी फॉर्म्स एंड स्टाइल्स जो कि रेनेसा में आए थे, वो थे द सोनेट, जो कि एक 14 लाइन्स है, 14 लाइन्स की पोएम है। फिर आता है ब्लैंक वर्स और ड्रामेटिक मोनोलॉग और सॉलिलोक्यू। अब अभी हम ना और राइटर्स के बारे में भी बात करते हैं रेनेसा के।
कौन-कौन वो ऑथर्स थे जिन्होंने इतने बड़े-बड़े वर्क्स लिखे? चलो अभी उनको उन पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मेजर राइटर आते हैं विलियम शेक्सपियर, द बर्ड ऑफ एवन इनको कहा जाता है, जिनका नाम सुनते ही थिएटर जीवित हो जाता है। विलियम शेक्सपियर, इन्होंने लिटरेचर को एक नई पहचान दी। उनके ट्रेजेडीज जैसे हैमलेट, मैकबेथ और ओथेलो में आपको मिलेगा ह्यूमन नेचर का सबसे गहरा एनालिसिस। जेलसी, एम्बिशन, गिल्ट, रिवेंज, सब कुछ। ट्रेजेडीज इनर कॉन्फ्लिक्ट, डेस्टिनी और डाउनफॉल का पोइटिक डिपिक्शन। कॉमेडीज ट्वेल्थ नाइट, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, लाफर, लव और मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ को सेलिब्रेट करती हैं। हिस्ट्रीज जैसे कि हेनरी फिफ्थ, रिचर्ड थर्ड, उन्होंने लिखा था पावर, पॉलिटिक्स और मोनार्की का एक ड्रामा है। सोनेट्स लिखे थे लव, ब्यूटी, टाइम, ये सब थीम्स लिखे हैं। शेक्सपियर ने ओवर 150 लिखे हैं, सोनेट्स ही 150 लिखे हैं और उनका एक कलेक्शन भी है। उनके कैरेक्टर्स जैसे कि हैमलेट या लेडी मैकबेथ आज भी फिजियोलॉजिकल स्टडीज़ को साइकोलॉजिकल स्टडीज़ का सब्जेक्ट है। बस इतना समझ लो, शेक्सपियर ने ये जो इंग्लिश लैंग्वेज में जान डाल दी थी। फिर आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो, द रेबल प्ले राइट इनको कहा जाता है। अब बात करते हैं उस पाथ ब्रेकर की जिसके बिना शेक्सपियर भी अधूरा लगते। तो ये जो क्रिस्टोफर मार्लो है, उन्होंने डॉक्टर फॉस्टस लिखा, नॉलेज और एम्बिशन की कहानी, सोल बेचने की डील ये कहानी है। फिर आता है टैम्बरलाइन, जो कि पावर और कॉन्क्वेस्ट का धूमदार नाटक है। आपको अगर डॉक्टर फॉस्टस देखना है तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। और टैम्बरलाइन में भी मैं अपलोड करूँगी वीडियोस, वर्क्स के ब्रिटिश लिटरेचर के वर्क्स हम की वीडियोस भी आने वाली है जल्दी ही। तो क्रिस्टोफर मार्लो ने उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का इस्तेमाल इतने कमाल से किया कि शेक्सपियर ने भी उनकी टेक्निक अपनाई थी। फिर आते हैं एडमंड स्पेंसर, द पोएट ऑफ वर्च्यू, रेनेसा पोइट्री का एक और महान नाम है एडमंड स्पेंसर। द फेरी क्वीन, एक एलिगोरिकल एपिक जिसमें मोरालिटी, पॉलिटिक्स और क्वीन एलिजाबेथ का एक सेलिब्रेशन पोएम है और एक एपिक है। और ये ना इनोवेटिव स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा गया है। उनका काम क्लासिकल ट्रेडिशंस और एल्जाबेथन नेशनलिज्म का एक परफेक्ट ब्लेंड है। फिर आते हैं सर फिलिप सिडनी, द आइडियल कॉटियर पोइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है ये सोल्जर, स्कॉलर भी है और पोइट भी है, तीनों ही है सिडनी। एस्ट्रोफिल एंड स्टिला इनके मोस्ट फेमस वर्क है, एक इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सोनेट सीक्वेंस है ये। उनका काम रेनेसा लव पोइट्री को एक रीडिफाइंड और रिफाइंड कॉटली एंगेज एलिगेंस देता है। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ रेनेसा ऑन लिटरेचर। और रेनेसा ने एक ऐसी लिटरेरी स्पार्क जलाई जो रोमांटिसिज्म, नियो क्लासिसिज्म और मॉडर्निज्म तक जारी रही। ये मूवमेंट सिर्फ एक युग नहीं था, ये एक माइंडसेट का शिफ्ट था। ये ना बहुत ज़्यादा इधर ना ये रेनेसा पीरियड में ना ड्रामा और थिएटर्स का ग्रोथ दिखता है। द ग्लोब थिएटर्स, प्रोफेशनल एक्टिंग ट्रूप्स का राइज हुआ, पब्लिक एंटरटेनमेंट बन गया हाई लिटरेचर। शेक्सपियर ने ही कुछ 1700 ने शब्दों को कॉइन किया। फ्रेजेस लाइक ब्रेक द आइस और वाइल्ड गोस चेज सब उनका ही एक गिफ्ट था। इंडिविजुअलिज्म का राइज भी हुआ, सेकुलर थीम्स भी यूज़ होने लगे जैसे कि रिलीजियस थीम्स के साथ साथ अब ना आई पर्सनल स्टोरीज, ह्यूमन फ्लॉज और वर्ल्डली मैटर्स पर फोकस। एक तरह से देखा जाए तो रेनेसा ने इंसान को सेंटर स्टेज पर रखा था। रेनेसा सिर्फ एक लिटरेरी मूवमेंट नहीं, एक कल्चरल रीबर्थ थी। इसने एक नए यूरोप का फाउंडेशन रखा जिसमें रीज़न, क्रिएटिविटी और क्यूरोसिटी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर का बेस बनाया, ह्यूमन साइकोलॉजी, लव, पावर और मोरालिटी जैसे थीम्स पे लिखना पॉपुलर बनाया। लिटरेचर को इंटेलेक्चुअल फ्रीडम और एस्थेटिक इनोवेशंस भी दी। आज भी अगर हम किसी क्लासिक प्लेस को देखते हैं तो उसमें रेनेसा की जो मिठास है उसकी छाप मिलती ही मिलती है। तो ये था एक ओवरऑल जर्नी थ्रू आउट रेनेसा लिटरेचर। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सब पीरियड्स की। अर्ली रेनेसा जो कि हमारे आ गया, अर्ली टूडोर पीरियड उसको कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एलिजाबेथन एज की, जैकोबियन एज की, कैरोलिन एज की और कॉमनवेल्थ पीरियड जो कि हम प्यूरिटन एंट्रोगनम कहते हैं। तो रेनेसा के अंडर भी ये रेनेसा को ना कितने पार्ट्स में डिवाइडेड की गई है। रेनेसा तो स्टार्ट होता है भाई 1798 के तरफ विद
और उसके बाद उसके अंडर आता है कुछ सब पीरियड्स। ये तो 14th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और 17th सेंचुरी तक चलता है। तो ये बहुत ही बड़ा पीरियड है और इसको हम डिवाइड करते हैं विद एलिजाबेथन पीरियड, जो कि 1558 से लेके 1603 तक था। उसके बाद आता है द जैकोबियन एज, बट एलिजाबेथन एज के आगे हम पढ़ने वाले हैं अर्ली टूडोर पीरियड के बारे में। और उसके बाद आता है हमारा जैकोबियन एज, और उसके बाद कैरोलिन एज की भी बात करेंगे। उसके बाद आता है कॉमनवेल्थ पीरियड, जो कि हम प्यूरिटन इंटरगनम कहते हैं। उसके बाद आता है द एनलाइटनमेंट एज, जो कि अदर एज है। इससे ना ये जो कॉमनवेल्थ पीरियड प्यूरिटन एज तक ही रेनेसा का जो इन्फ्लुएंसर रहा। उसके बाद ये एज का एक अंत हो गया और उसके बाद द एनलाइटनमेंट एज का स्टार्ट हुआ। और ये इसके पार्ट में टू फ्रॉम कॉमनवेल्थ पीरियड टू द रेस्टोरेशन, इसमें भी एक अलग ही मज़े वाला स्टोरी है। तो हम ये सब भी डिस्कस करने वाले हैं। होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में बताइए कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा, या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें लिटरेरी कथा को। मिलते हैं अगले